हे फ्रेंड्स, कल एपिसोड न डालने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को बताया ही था कि टेलीग्राम चैनल पर ऑडियो बुक में डाल दूंगा और मैंने डाल दिया था। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहीं पर अपडेट देता रहूंगा और शॉर्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नायरा ने कुणाल की तरफ हंसकर देखा और बोली, जैसा तुम चाहोगे वही होगा। आखिर मेरे दुश्मनों को सजा देने का डिपार्टमेंट तो आपका ही होगा और आपके दुश्मनों का मेरा। कुणाल ने भी हंसकर अपना सर हिला दिया और उसकी नाक को पिंच करते हुए बोला, नॉटी गर्ल। नायरा भी क्यूटली मुस्कुरा दी। सभी लोग उनका ये प्यार देखकर सदमे में थे क्योंकि वो सब कुणाल को एक ठंडे व्यक्ति के तौर पर जानते थे, जिसके लिए किसी दूसरे की फिक्र करना तो ऐसा था जैसे कोई आठवां अजूबा। वही रागिनी का तन मन नफरत की आग से जल रहा था। उसकी आंखें लगातार उस हाथ को घूर रही थी जो अभी नायरा की कमर पर था। कुणाल के बगल में खड़े होने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ रागिनी मेहता का। कोई कैसे मेरी चीज मुझसे छीन सकता है? नहीं, नो नेवर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बहुत हो गया दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, लेकिन अब वो वार सीधा मेरा होगा। बच सकती हो तो बचकर दिखाना। जस्ट वेट एंड वॉच मिस नायरा। इसी तरह मन ही मन नायरा को चैलेंज करते हुए वो उसे जानलेवा निगाहों से देख रही थी। थोड़ी देर में पुलिस कॉलेज के एंट्रेंस पर थी। जब मिस्टर शाह ने ये देखा तो वो घबरा गए और अपनी लखलाती आवाज में महेंद्र कपूर की तरफ बढ़ते हुए कहा, ओल्ड मिस्टर कपूर, प्लीज अपने पोते को रोकिए। मैं मानता हूँ मेरी बेटी की गलती है, लेकिन वो गुस्से में पागल हो गई थी और अपना आपा खो बैठी। उसे एक मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि हिना इस देश से निकल जाएगी और कभी भी आपके सामने नहीं आएगी। महेंद्र कपूर ने बिना किसी भाव के कहा, हाँ ये तो वैसे भी होना है, लेकिन पहले इसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। हिना शाह को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था। वो कुछ नहीं कर सकती थी सिर्फ चिल्लाने के सिवा। उसके बाद प्रोफेसर ऋषभ की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, सो अब मैं अपने विनर को स्टेज पर बुलाना चाहते हैं। प्लीज वेलकम अवर यंग मिस ऑफ मेडिकल, मिस नायरा सिंघानिया। इसी के साथ पूरे ग्राउंड में तालियों की आवाज गूंजने लगी। नायरा जो कुणाल के साथ खड़ी थी, उसने अपने पापा को जो गर्व से अपना सर ऊंचा किए उसके लिए तालियां बजा रहे थे। आज वो एक ऐसे बच्चे की तरह महसूस कर रही थी जिसे पहली बार अवार्ड मिल रहा है, और वो भी क्यों ना ये पहला अवार्ड ही तो था जिसे वो खुद ले रही है, वो भी अपने पापा के सामने। कुणाल ने नायरा को खोए हुए देखा तो उसने उसे हिलाया, जिससे नायरा होश में आई और कुणाल को देखने लगी। कुणाल, जाओ और अपना हक ले लो। मुझे और छोटे डेड के साथ हमारी पूरी फैमिली तुम्हें ऊंचाइयों पर अपनी आंखों से देखना चाहती है। हम सबको तुम पर गर्व है। नायरा की आंखें नम हो गई और उसने हाँ में सर हिलाया और स्टेज की तरफ चली गई। उसके दोनों दादाजी के साथ कॉलेज के डायरेक्टर अपने हाथों में ट्रॉफी लिए खड़े थे। एक वो थी जो हिना शाह से ली गई थी और दूसरी जो उसे एक जीनियस मेडिसिन स्टूडेंट के तौर पर दी जा रही थी। उसके दोनों दादाजी ने उसे वो नई ट्रॉफी दी। नायरा के लिए ये जीत बहुत आसान थी, लेकिन अपनों की आंखों की चमक के सामने आज उसे ये अवार्ड बहुत ही कीमती लग रहा था। आखिर में डायरेक्टर ने उसे यंग मिस ऑफ मेडिसिन का अवार्ड दिया। नायरा और उस मिस्टीरियस मैन की आंखें मिली। उसे एक पल को लगा कि वो इन आंखों को पहचानती थी, लेकिन उसे याद नहीं आया और सर झटक कर प्रोफेसर ऋषभ के पास गई, जिन्होंने उसे दो शब्द कहने को कहा था। नायरा ने माइक लिया और सबको देखा। फिर उसकी नजर अपने पापा और कुणाल पर ठहर गई और बोली, आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि। इतना कहकर उसने सबको अपने अवार्ड्स दिखाए, फिर आगे बोली, मेरे जीतने से मेरे अपनों की आंखों में खुशी है और गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ, पोती हूँ और किसी की दिल की धड़कन। ये शब्द कहते ही वो हंसी। उसकी मुस्कान बहुत ही सुंदर थी, हर कोई बस देखता ही रह गया। कुणाल का तो दिल तेजी से धक रहा था। आर्यन और उसके डेड भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक लड़की जो लाइव स्ट्रीम देख रही थी उसकी आंखें बेहद लाल थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो थोड़ी देर पहले बहुत रोई है। मिस्टर सिन्हा ने अपनी बेटी को शांत देखते हुए कहा, डॉल तुम कब से इतनी कमजोर हो गई जो इस तरह आंसू बहा रही हो? तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना। कुणाल कपूर को तुम्हारा होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन डेड ये लड़की और कुणाल साथ है, और कुणाल तो मुझे एक नजर भरकर देखता भी नहीं है, तो कैसे वो मेरा होगा? मिस्टर सिन्हा चालाकी से मुस्कुराए और बोले, अलका तुम भूल गई कि तुम्हारे कजिन ने कुछ दिन पहले एक लड़की के बारे में हम सबको बताया था। अलका, हाँ तो इससे मेरा क्या लेना देना? लेना देना है बेटा। उसने जिस लड़की के बारे में जिक्र किया था वो यही है जो कुणाल के साथ खड़ी है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि अविराज ठाकुर को जो चीज पसंद आ जाए वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर ही लेता है। बस इस वीडियो को उसे भेजने की देर है, फिर देखना वो कैसे उठकर जाता है इंडिया। उसके बाद तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। डेड मैं भी इंडिया जाना चाहती हूँ, प्लीज आप भाई से बात करें। मिस्टर सिन्हा, ठीक है। कुणाल और नायरा दोनों आर्यन को लेकर उनके यानी मोरपंख विला आ चुके थे। नायरा के अंदर कदम रखते ही एक जोरदार स्वागत होता है और उसके ऊपर रंग बिरंगी फूलों की बरसात होने लगती है। इसी के साथ एक तेज उत्साह से भरी उसके कानों में पति है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आ यंग मिस ऑफ मेडिसिन नायरा सिंघानिया। गुलदस्ता 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 गुलदस्ता। जब वो अपने सामने सबको देखती को तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो मुड़कर अपने बगल में खड़े कुणाल को देखती है जो उसे ही मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। नायरा को अपनी तरफ देखते हुए जब कुणाल महसूस करता है तब वो नायरा के एक हाथ को पकड़कर कहता है, पहले पड़ाव की कामयाबी की खूब सारी बधाई। आर्यन भी उसका दूसरा हाथ पकड़कर, हाँ प्रिंसेस, आपको बहुत सारी बधाई और ढेर सारी ब्लेसिंग्स की आप इसी तरह अपने हर काम में बेहतरीन बनती जाए। और कुणाल के हाथ में नायरा का हाथ देते हुए आगे बोले, चाहे कोई भी हालात हो बस अपने दिल की सुनना तो हमेशा साथ रहोगे। तुम दोनों की ताकत तुम्हारा साथ है मेरे बच्चों। नायरा और कुणाल ने एक दूसरे को देखा और अपने पापा की तरफ देखकर बस हमें सर हिला दिया। तभी एक प्यारी सी आवाज सबको सुनाई दी, ओसम दी, अब अंकल को सिटी मत करो और जल्दी आओ मेरे पास, आपकी कृषा ने आपको बहुत मिस किया। उसकी बात सुन नायरा ने भी ना में सर हिलाते हुए हंस दिया, जैसे कह रही हो गया इसका ड्रामा चालू। अलिशा अपने मन में, हाँ हाँ तूने तो बहुत याद किया, जबकि एक बार कॉल भी नहीं किया। तू रुक और बस इंतजार कर कि मैं कब तेरी हरकत नायरा को बताती हूँ, फिर देखना बच्चू। ये सब सोचते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वही खड़ा ऋषि कब से अलिशा को ही देख रहा था। वो भी अपने मन में सोचने लगा, ये भूतनी तो अब अपने ख्यालों में भी किसी ना किसी को परेशान करने के तरीके सोचती रहती है। चुड़ैल कही की बेचारी अलिशा अगर जान लेती कि कोई उसे कौस रहा है तो कृषा से पहले उसका ही बेंद बजाती। खैर अब वो अंतर्यामी तो है नहीं और ना ही नायरा की तरह कोई जादूगरनी। तब तक सभी अंदर आ चुके थे। कुणाल ने आर्यन को पहले व्हीलचेयर से उठाकर सोफे पर नायरा के बगल में बैठाया और खुद नायरा के पास दूसरी तरफ बैठ गया। श्री, जिसे कुणाल ने पहले ही सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए जल्दी भेज दिया था, वो किचन से एक केक लेकर आया और नायरा के सामने टेबल पर रखते हुए बोला, कांग्रेस बॉस, आप काफी जबरदस्त थी। नायरा ने अपने ही उम्र के उस लड़के को देखा जो हमेशा से उसके साथ साए की तरह रहा और हल्के से मुस्कुरा दी। उसने भी बिना कोई सवाल के केक कट किया और एक पीस में से 2 टुकड़े करके अपने अगल बगल बैठे दोनों सबसे महत्वपूर्ण आदमियों की तरफ बढ़ा दिया। कुणाल ने नायरा को देखा और फिर अपने छोटे डेड को जो उन्हें ही देख रहे थे। फिर दोनों ने ही हंसते हुए केक खाया और नायरा को भी खिला दिया। फिर नायरा ने ऋषि, अलिशा, श्री, कृषा और निहाल को खिलाया जो आज इतने समय बाद उनसे मिलने आया था। ऐसे ही कुछ समय गुजार कर सब अपने अपने रूम में चले गए। कुणाल और ऋषि अपने माउंटेन विला आ गए। नायरा भी अपने रूम में लेट गई। वो थोड़ी थकी हुई थी इसलिए उसने आराम करने का सोचा क्योंकि अभी डिनर में समय था। कुणाल भी थका था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे नायरा की याद आ रही थी। वो वही रुकना चाहता था लेकिन सबके सामने कह ही नहीं पाया। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एकदम से चमक आ गई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह
चिन्ह योजक 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 चिन्ह। रस्तोगी हाउस के अंदर मोहिनी वही सभी के सामने बैठी थी। अपने डेट को देखकर बोली, क्या मेरी बेटी का कुछ पता चला? वो कहाँ है? कुछ तो बोलिए, आप सब चुप क्यों है? अभिमान रस्तोगी ने अपनी बहन को देखा, लेकिन वो क्या कहता कि उसने कोशिश तो की लेकिन वह इसे करने में फेल रहा। तभी दरवाजे पर से शख्स गुस्से में आया और मोहिनी का गला पकड़ लिया। बोल, मेरी बेटी कहाँ है? मैंने तुम सबको 1 हफ्ता दिया था, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम लोगों की बकवास बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अभिमान ने जब अपनी बहन को दर्द में देखा तो भागकर आया और उस आदमी से अपनी बहन के गले को छुड़ाने लगा, लेकिन वो आदमी छोड़ने के बजाय अपनी पकड़ कसते ही जा रहा था। लेकिन ओल्ड रस्तोगी को अपनी बेटी की जान से कोई लेना देना नहीं था। उनकर माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उन्हें बस इस चीज का डर था कि उनका अमीर दामाद, जो कि एक बिजनेसमैन है और साथ ही साथ एक माफिया, उसकी कृपा कहीं उनके लिए श्राप ना बन जाए। कुछ दूरी पर खड़ी लीला रस्तोगी खुश होते हुए, हो हम्मा, ऐसे ही एक दूसरे को मार डालो, मेरा तो काम बिना कुछ किए ही बन जाएगा। और इनकी प्रॉपर्टी, उसी के साथ वो नायाब चीज जिसके लिए मैंने इतने सालों तक एक अच्छी बहू, बीवी और मां होने का नाटक करना पड़ा, वही बहुत ही ताकत के साथ आखिरकार अभिमान ने अपनी बहन को उस सनकी आदमी से छुड़ा ही लिया। मोहिनी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और उस आदमी ने अभिमान को घूर कर देखा और ओल्ड रस्तोगी से कहा, मुझे आपसे बात करनी है, स्टडी में आइए। इतना कहकर बिना कोई जवाब सुने वहां से चला गया। ओल्ड रस्तोगी ने एक बार सबको देखा और वो उसके पीछे ही चले गए। स्टडी रूम के अंदर, अब मुझे आपकी बेटी से कोई मतलब नहीं है। रस्तोगी फैमिली मेरे किसी काम की नहीं है। और मेरा हुकूम का इक्का भी खो गया, जिसके जरिए मैं उन शक्तियों को पा सकता था जिसे सिर्फ रॉयल फैमिली के वारिश में ही होती है। मैंने मोहिनी से शादी की क्योंकि आपने मुझे उस रत्न को देने का वादा किया था। नहीं तो आपको लगता कि मैं ड्रैगन गैंग का लीडर आपके आर्मी के परिवार से रिश्ता जोड़ता। अब जब मेरे हाथ कुछ नहीं लगा तो अब आपकी बारी है मुझे उस तेज रत्न के स्टोन को देने की। उन दोनों में उस स्टोन को लेकर बेहस होने लगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये बात रूम में बैठी मोहिनी सुन रही है और उसके जरिए ही निहाल, श्री और अलिशा, जो फिलहाल एक ही रूम में अपना काम कर रहे थे। मोहिनी जो नाटक कर रही थी उसका फल आज उसे मिल ही गया था और अब कहीं जाकर उन्हें ये यकीन हुआ कि जिसे वो चाहते हैं वो रस्तोगी फैमिली के बूढ़े ने ही छुपाया था। वही नायरा के रूम में कोई साया बालकनी से आया। उसकी गहरी रात से भी काली आंखें नायरा को देख रही थी। वो उसके पास गया और बेड पर लेट गया। कुछ देर वो उसे निहारता रहा, फिर झुककर उसकी गर्दन को बेतहाशा चूमने लगा। नायरा को जब अपनी गर्दन पर कुछ गिला सा और गुदगुदी सी फील हुई तो उसने अपनी आंखें खोली और किसी को खुद के ऊपर देख उसकी आंखें डार्क हो गई, लेकिन जब उसकी आंखें ढंग से खुली तो अपने सामने उस हैंडसम आदमी को देख उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जिसका शोर कुणाल भी साफ सुन सकता था। उसने नायरा को देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह खो चुके थे। कुणाल एक बार फिर उसके गले को किस करने लगा, उसके साथ ही वो उसकी स्किन में लव बाइट्स भी छोड़ रहा था। कुणाल नायरा को अपना प्यार दिखा रहा था। उसके हर एक किस में उसकी एक एक पल की तड़प थी। अब नायरा भी नहीं रोक पाए खुद को, पलटकर कुणाल के ऊपर आ गई और उसकी गर्दन में अपना सर छुपाकर रंगटके लगी। वो एक प्यारी बिल्ली के बच्चे की तरह कुणाल से चिपक गई। थोड़ी देर कुणाल की बाहों में रहकर वो उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी। पहले दोनों गाल, फिर आंखें और माथा, और कुणाल के एक साइड उसकी बाहों में लेट गई। कुणाल बच्चों सा मुंह बनाते हुए, मेरा इतने से क्या होगा, इनसे तो एक बेबी ही खुश हो सकता है। नायरा, बिल्कुल तुम मेरे बेबी ही तो हो, इसलिए जितना मिल रहा है खुश रहो समझे, वरना ये भी नहीं मिलेगा। अब ये बताओ कि मेरे रूम में क्यों आए हो? कुणाल मासूमियत से, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए आ गया। क्या आज हम साथ में सो सकते हैं? वैसे भी कल मैं तुमसे मिल नहीं सकूंगा। उद्धरण चिन्ह। नायरा भी मन में कुछ सोचते हुए उसे हाँ कर देती है। फिर क्या था, एक बार फिर कुणाल नायरा के ऊपर आ जाता है और झुककर बिना कुछ कहे अपने ठंडे लिप्स नायरा के सॉफ्ट लिप्स से जोड़ लेता है। नायरा तो जम ही जाती है क्योंकि उसे तो रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। जब कुणाल देखता है कि नायरा किसका रेस्पॉन्स नहीं दे रही तो वो अपने हाथ नायरा की नाइट ड्रेस से होते हुए कमर पर चुटकी लेता है, जिससे नायरा होश में आती है और वो भी अब कुणाल को पैशनेटली चूमने लगती है। कुणाल के दोनों हाथ नायरा कमर और पीठ पर चल रहे थे। उनकी किस धीरे धीरे और भी इंटेंस होने लगी थी। करीब 10 मिनट की किस के बाद कुणाल नायरा को जाने देता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। नायरा भी उसे कसकर पकड़ लेती है। दोनों कुछ समय एक दूसरे को देखते हैं और फिर सो जाते हैं। आज वो दोनों कितने समय बाद सुकून की नींद सोने वाले थे, लेकिन उन्हें चैन इतनी आसानी से कैसे मिल सकता था? दोनों को सोए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि डोर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है।
कुणाल बहुत थका था क्योंकि वो अपना काम जल्दी से निपटाकर सीधे इंडिया आ गया था और फ्लाइट में भी उसने कोई आराम नहीं किया था। वो बस यही सोच रहा था कि कब वो अपनी जान के पास पहुंच जाए। आवाज से नायरा उठ जाती है और कुणाल को अच्छे से सुलाकर डोर ओपन करती है। बाहर श्री, निहाल और अलिशा थे। नायरा चिढ़ते हुए, ऐसी भी क्या आफत आ गई थी जो तुम सबको मेरे दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी? निहाल, अगर जरूरी नहीं होता तो हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करते। इतना कहकर वो अपना सर झुका लेता है और श्री को कुछ इशारा करता है। बॉस, मिशन एस की खबर मिली है। उसके इतना कहते ही नायरा का चेहरा सीरियस हो जाता है। अब नायरा की नजर अलिशा पर गई जो एकटक उसके गले को ही देख रही थी। जब नायरा ने उसकी नजरों का पीछा किया तो पाया उसकी स्किन पर तो ये निशान कुणाल की वजह से आए थे, लेकिन उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन वो निश्चित थी कि निहाल और श्री उसे नजर उठाकर इस समय नहीं देखेंगे क्योंकि अभी वो नाइट ड्रेस में थी। और वैसे भी अगर उन्होंने देखा भी होगा तो क्या वो उनकी बहन पहले है बाद में बॉस? नायरा अपना सर झटक कर, यही बात थी या फिर कुछ और भी है जो मुझे पता होना चाहिए? नायरा की सवालिया नजर को भांपते हुए अलिशा बोली, नायरा, वो माहिरा गायब हो गई है। उसकी बात सुनकर भी नायरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा जा सकता था। अब वो तीनों और भी डरने लगे थे। तभी निहाल डरते हुए बोला, ये हमारी छूट और बेवकूफी का नतीजा है। पता नहीं कैसे किसी को उसके हमारी कंपनी होने का पता चल गया। नायरा ने कुछ नहीं कहा। तभी पीछे से कुणाल आया और नायरा को पीछे से हंट कर लिया। वो अभी भी आधी नींद में था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये कपूर फैमिली का फ्यूचर हेड है और वही CEO है जिसे सिर्फ अपने काम से प्यार है। कुणाल किसी बच्चे की तरह नायरा से लिपट गया और शिकायत करते हुए बोला, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों आई? मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है जान, प्लीज चलो ना बेड पर, मैं बहुत थका हुआ हूँ। नायरा ने कुणाल को प्यार से देखा और बोली, सॉरी बेबी, मैं बस इन परेशान करने वालों को भगा रही थी जो हमें डिस्टर्ब कर रहे थे। कुणाल, ठीक है पर जल्दी भगाओ इन्हें क्योंकि अगर ये अगले 1 मिनट में नहीं गए तो मैं इन्हें गायब कर दूंगा। कुणाल ने ये बात इतनी नॉर्मली कही थी जैसे ये उसका रोज का काम हो। वही वो तीनों अपना मुंह और आंखें फाड़े बस कुणाल को अपनी बॉस से बच्चों की तरह शिकायत करते हुए सुन और देख रहे थे। अलिशा और श्री तो जल्दी ही नॉर्मल हो गए, लेकिन निहाल तो अभी भी घूर घूर कर बस कुणाल को देख रहा था। पता नहीं कितने समय तक वो इसी तरह घुरता कि तभी नायरा की ठंडी आवाज उनके कानों में पड़ी, जो लिखा था उसे बदल पाना किसी के हाथ में नहीं है, इसलिए तुम सब आराम करो और मुझे भी करने दो। और हाँ, तुम सब खा लेना। पापा के साथ उन्हें अकेले अच्छा नहीं लगता। मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं सो रही हूँ। इतना कहकर उसने बिना कोई जवाब सुने डोर उनके मुंह पर ही बंद कर दिया। खुद आकर कुणाल को लेटाया और फिर से दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह खिड़की से आती सूरज की किरणों की वजह से नायरा की आंख खुल जाती है। खुद को कुणाल की बाहों में देखकर वो होले से मुस्कुरा देती है। आज की सुबह उसके लिए सबसे खास थी क्योंकि ये वही चेहरा था जिसे वो अपने दिन शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद देखना चाहती थी। कुछ समय तक कुणाल के सुंदर से चेहरे को निहारती रही, फिर माथे को चूमते हुए उसे प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग बेबी। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। और बिस्तर से उठने लगी, लेकिन तभी कुणाल ने उसे फिर से अपनी बाहों में भरते हुए अपनी आधी नींद में बोला, गुड मॉर्निंग जान, थोड़ा और सोने दो ना। नायरा, कुणाल, ये पहले से ही सुबह के 7 बज रहे हैं। मुझे जाने दो, तुम सो जाओ, लेकिन जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते लौट जाना, वरना पापा ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं समझे। कुणाल अपनी आंखें खोलते हुए नायरा को किस करने लगता है। हम क्या बोल रही थी तुम? मेरी खैर नहीं तो सुनो, मैं तो दरवाजे से ही जाऊंगा। पापा ने अगर पकड़ भी लिया तो क्या मैं उनका होने वाला जमाई हूँ? अंडरस्टैंड पापा की चमची। चमची सुनकर नायरा का मुंह गुस्से से फूल जाता है। हे है, चमची किसको बोला? तुम होगे चमचे, कलची और बाकी सब कुछ। कुणाल तो नायरा को बच्चे की तरह बेहस करता देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि अगर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं किया तो नायरा उसे हंसने लायक ही ना छोड़े। तभी डोर पर नोक हुआ। बाहर से आवाज आई, नायरा बच्चा, क्या आप अभी भी सो रही है? अपने पापा की आवाज सुनकर नायरा के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई और उसने कुणाल को देखा जो घबराया हुआ लग रहा था। नायरा, आह, सो मिस्टर, मेरे पापा के प्यारे जमाई, जाओ और डोर खोलो। अपने प्यारे होने वाले ससुर जी के साथ गप्पे मारो, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। कुणाल की तो सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। ठीक है, वो उसके छोटे डेड है, लेकिन वो उनकी बेटी के कमरे में था, वो भी शादी से पहले। ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपनी बेटी के रूम में एक लड़के को देखकर खुश होगा? कुणाल ने नायरा को देखा और उसके लिप्स को हल्के से किस करके ऐसे भागा जैसे उसके पीछे भूत पड़ा हो। नायरा भी उसके इस एक्शन से एकदम ब्लैंक हो गई, लेकिन जब उसने अपने डेड की आवाज फिर से सुनी तो कुणाल की हरकत पर हंसते हुए डोर खोल दिया। आर्यन, प्रिंसेस, क्या आप थकी हुई है? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन कृषा बेटा तुमसे मिलना चाहती है।
नायरा मुस्कुराते हुए, अरे नहीं पापा, आपने मुझे कोई परेशान नहीं किया, बस आज मैं थोड़ा लेट जागी। आप नीचे जाए, मैं बस थोड़ी देर में रेडी होकर आई। ठीक है। इतना कहकर आर्यन भी वहां से चले गए। वही माउंटेन विला पर दिग्विजय और महेंद्र दादाजी बैठे हुए थे, जो कब से कुणाल के आने का इंतजार कर रहे थे। कुणाल जो पाइप से उतरकर आया था, लेकिन अपने घर में 2 बिन बुलाए मेहमान को देखकर उसका मन तो बस गायब होने का कर रहा था। वो सोचने लगा कि आसमान से टपके और खजूर में अटके। जैसे तैसे वो आर्यन की नजर से बचा, लेकिन यहाँ और 2 खजूर के पेड़ मिल गई। मुसीबत। इसलिए अब कुणाल को अपने ही घर पर पाइप से होकर जाना पड़ा। ये उसके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो पहले ही एक एजेंट था जिसकी ट्रेनिंग काफी कठिन होती है। उसके लिए बंदर की तरह चढ़ना तो बस वो अप है। खैर वो अपने कमरे तक पहुंच गया और वहां उसके अपने प्यारे दोस्त ऋषि के दर्शन हुए, जो उसे हिखा जाने वाली नजरों से देख रहा था। लेकिन कुणाल ने उसे पूरा इग्नोर मारा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ भागा। खुद को इग्नोर होता देख ऋषि भी गुस्से से वहां से चला गया और अपने में बड़बड़ाने लगा, देखो इस बेलबुद्धि इंसान को, मेरी बहन के कमरे में पूरी रात बिताकर आया और मुझे आंखें दिखाकर चला गया। रुक बेटा, तुझे तो मजा चखाना पड़ेगा। वही हॉल में दिग्विजय, तूने जैसे पहले आर्यन को रॉयल फैमिली के बारे में नहीं बताया, वो गठती हम इस बार कुणाल और नायरा के साथ नहीं कर सकते। महंत जी के कहे अनुसार अगर नायरा और कुणाल एक साथ हो गए तो उनकी शक्ति को उन काली शक्ति वालों से छुपाना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी कुणाल पर अब्रॉड में लगातार 2 बार हमले हो चुके हैं। ये तो नायरा की शक्ति का कमाल है, जिसे बचाने के लिए महंत जी ने उसे कुणाल को उसका आधा हिस्सा दे दिया, क्योंकि वो नायरा की आदि शक्ति है। वो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। दिग्विजय दादाजी, हाँ महेंद्र तुम सही हो। नायरा अकेले दोनों तत्वों की शक्ति नहीं संभाल सकती थी, इसलिए तो दोनों में आधी जल तत्व और अग्नि तत्व की शक्ति है, जिससे उनका मन शांत है। चलो अच्छा है, ये बात दोनों जान गए हैं कि वो दोनों शक्ति में भी एक दूसरे के सारथी है और जिंदगी तो एक साथ बिताएंगे ही। ये सब बोलते हुए महेंद्र जी बहुत खुश लग रहे थे, क्योंकि इतने साल बाद उनका बेटा अपने लिए कुछ चाहता था। लेकिन उसे ये कौन बताए कि जिसे वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है वो पहले से ही उसका था और हमेशा रहेगा। तभी दिग्विजय जी चिंता से बोले, लेकिन महंत जी ने ऐसा क्यों कहा था कि नायरा के 21 साल के होने से पहले अगर ये दोनों मिले तो उनके ऊपर संकट जरूर आएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं दोनों बच्चे अलग ना हो जाए। महेंद्र जी दिग्विजय जी को समझाते हुए बोले, तुम इतना परेशान क्यों हो रहा है, संकट आएंगे तो क्या, लेकिन भूल मत कि उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही एक भटक जाए लेकिन दूसरा उसे किनारे पर ले आएगा। अरे हाँ, मैं ये कैसे भूल गया। हम तू सही कह रहा, मैं कैसे भूल सकता हूँ, हमारे बच्चे साधारण नहीं है। और दोनों हंसने लगते हैं। वही उनकी बातें ऋषि ने भी सुन ली थी। अब उसे भी टेंशन होने लगी थी, इसलिए वो साइड में जाकर किसी को फोन लगाकर बोला, हेलो भाई। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है। ऋषि, भाई हमारी गुड़िया मुसीबत में है। मैंने अभी दादाजी और महेंद्र अंकल को बोलते सुना, और सारी बात वो उस शख्स को बता देता है। ऋषि तू परेशान मत हो, मैं कल ही तो मिला हमारी गुड़िया से और जहां तक मैं जानता हूँ वो बहुत स्पेशल है, उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। घायल तो शेर भी होते हैं लेकिन राजा भी वही रहता है, क्योंकि खेल जीत पर टीका होता है न कि मुसीबतों पर। हमारी गुड़िया लड़ेगी और उन मुसीबतों को झेल कर जीत लेगी अपनी खुशहाल जिंदगी। और अगर किसी ने छल किया तो उसके दोनों भाई हिन्ना, कुछ नहीं होगा उसे, तू बस शांत रह और कुणाल को प्रोटेक्ट कर, क्योंकि अब वो भी हमारी नायरा की जान बन गया है। ऋषि भी अब शांत हो जाता है। भाई आप सही हो, वैसे आप स्पेशल टीम कब ज्वाइन कर रहे हो, मैंने सुना है कि कुणाल आज राज बेस पर जा रहा है, शायद मिशन पर। तुम चिंता मत करो, मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब मेरी भी कुणाल से मुलाकात हो ही जाएगी। मैं भी तो देखूं आखिर किसे चुना है मेरी बहन ने। हाँ हाँ भाई देख लेना, वो बहुत अमेजिंग है, बिल्कुल आपकी और नायरा की तरह। बस वो अब जीना सीख गया है, लेकिन आप अभी भी वही डार्क डेविल रहोगे। अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं कब का अपनी प्यारी बहन को सब बता देता। बस बहुत हुआ, तुम ये नहीं कर सकते। हम सब एक साथ अभी नहीं आ सकते क्योंकि दुश्मन अभी भी छुपा हुआ है, इसलिए अपने जज्बातों को काबू में रखो। अब ऋषि भी समझ गया था और सीरियस होकर बोला, डोंट वरी भाई, मैं कंट्रोल में रखूंगा। दूसरे तरफ से बस हम कहा गया और कॉल कट गया। ये और कोई नहीं भी मिस्टीरियस शख्स था जो नायरा ने कॉलेज का डायरेक्टर है। इनसे भी आप बहुत जल्द मिलेंगे। ऋषि भी अब हॉल में आकर बैठ जाता है। दिग्विजय दादाजी उसे देखकर तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी हद तक आर्यन की तरह दिखता था, सिर्फ उसकी आंखों को छोड़कर जो कि हल्की भूरे रंग की है, बिल्कुल नायरा की तरह। महेंद्र जी भी समझ गए कि वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए वो उनका ध्यान भटकाने के लिए बोले, अरे ऋषि तुम तो कुणाल को बुलाने गए थे, वह कहाँ है, तुमने उसे बताया कि नहीं। ऋषि कोई जवाब देता उससे पहले ही सीढ़ियों से आते हुए कुणाल बोला, आ गया दादाजी। लेकिन आपको सुबह सुबह मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया।
उसकी टोन हमेशा की तरह बिना भाव की थी, लेकिन महेंद्र कपूर को अपने पोते के इस व्यवहार की आदत थी। अब तो ऐसा हो गया था कि अगर कभी कुणाल ने उनसे प्यार से बात भी की तो उन्हें शक होने लगता था कि ये सच में उनका पोता ही है ना। महेंद्र दादाजी को खोए हुए देखकर दिग्विजय दादाजी जी ने ही अपने आने की वजह बताते हुए कहा, कुणाल, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो कि हमारी रॉयल फैमिलीज को सदियों से कुछ अनोखी शक्तियों का वरदान मिला था। शुरू में ये शक्ति हर तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी को मिलती थी, लेकिन हमारे पूर्वज की निष्ठा और कर्मों को देखकर पिछले 100 वर्षों से हर पीढ़ी में अब वो शक्तियां सम्माहित होने लगी थी। लेकिन हमेशा हेड को ही ये पावर दी जाती थी। कुणाल भी सीरियस होकर सब सुन रहा था और अब महेंद्र जी बोले, पहले नायरा को तो आने दो। फिर सभी की नजर नायरा पर गई जो आर्यन की व्हीलचेयर के अंदर ही बंध रही थी। उसने भी अपने दादाजी की बातें सुन ली थी। आर्यन खुद ही उठकर सोफे पर बैठ गए क्योंकि अब उनके पैर एकदम ठीक थे, बस उन्हें एकदम से चलने को मना किया गया था, जिस वजह से उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेने की जरूरत रहती थी। नायरा भी कुणाल के पास बैठ गई। वही आर्यन कुणाल और नायरा के सामने रखे सोफे पर ऋषि के बगल बैठ गया था। ऋषि की आंखें इमोशन से भरी हुई थी। वो मन ही मन खुश होते हुए सोच रहा था कि हमारी फैमिली एक साथ है, बस भाई और मॉम की कमी है। इतना सोचते ही उसकी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी नमी छुपा ली थी। लेकिन नायरा और कुणाल ने उसके चेहरे के भाव पर लिए थे। आखिर वो कोई मामूली लोग तो थे नहीं, लेकिन वो दोनों चुप ही रहे और अपने दादाजी को देखने लगे क्योंकि वो सब कुछ जानना चाहते थे। दिग्विजय दादाजी ने आगे बताना शुरू किया, लेकिन पिछले 5 सालों से शक्ति का परिवेश पूरी तरह से बदल गया। जहां लड़कों को शक्तियां मिलती थी क्योंकि वही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब उन्होंने सबकी नजरों में हैरानी देखी तो उन्हें समझाते हुए बोले, ये खेल नियति का रचा है। जब लोगों ने हमारे राजसी परिवारों के वंशज को चुराना शुरू किया ये सोचकर कि उनके जरिए वे सब ये अद्भुत शक्ति पालेंगे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि शक्ति की धारा उल्टी बहने लगी थी। मतलब अब परिवार की जिम्मेदारी एक औरत के हाथ में आ चुकी थी और उन बच्चों को महंत जी द्वारा खोज लिया गया था। तब पता चला कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है, बस परिवार की मेन फैमिली से होने की वजह से बुद्धि और शारीरिक बल एक आम इंसान की तुलना में बहुत अधिक था। पहली महिला जिसे शक्ति मिली वो हमारे कपूर खानदान से थी, ये बात सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण लोगों को पता था। उसके बाद दूसरी इंसान 5वीं फैमिली से थी, जिसके बारे में अब हम भी नहीं जानते कि वो कौन है। तीसरी महिला राजवंश परिवार की थी। उसके बाद महेंद्र जी ने आगे कहा, और अब ये 5वीं पीढ़ी है जब शक्ति एक महिला को मिली है और वो एक सिंघानिया है। उनके इतना कहते ही सभी ने नायरा को देखा। वो समझ गए थे कि वो इकलौती सिंघानिया नायरा ही है। तभी नायरा को कुछ ध्यान आया और अपने सवाल को रखते हुए बोली, अगर मैं 5वीं पीढ़ी की शक्तिशाली महिला हूं तो चौथी पीढ़ी का क्या? नायरा का सवाल तो कुणाल के मन में भी था, लेकिन ऋषि शांत था। दिग्विजय और महेंद्र जी ने एक दूसरे को देखा और बोले, हम भी नहीं जानते वो कौन है। तभी सबको नायरा की आवाज सुनाई दी, हम सब कुछ जानना चाहते हैं दादाजी। उन दोनों रॉयल फैमिली के बारे में और उस अदृश्य 5वीं रॉयल फैमिली के बारे में भी। नायरा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कुणाल और ऋषि भी बोले, हाँ दादाजी, आज इन शक्तियों के होने राज हम जानकर ही रहेंगे। आर्यन जी भी बोले, डेड, आपने तो मुझे कभी नहीं बताया दूसरी रॉयल फैमिली के बारे में। बस हमेशा यही कहा कि हमें अपनी धरोहर को संभाल कर रखना है जो हमारी पुश्तैनी हवेली में है, लेकिन उस पर भी वो रमन सिंघानिया कब्जा किए बैठा है और अब तो उनका वो बेटा भी आ गया है। आर्यन, आप अभी ही ठीक हुए हैं। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज हमने आप सबको सब कुछ बताने के लिए ही बुलाया है क्योंकि नायरा के जन्मदिन को आने में सिर्फ 6 महीने बाकी है। ये 6 महीने आप दोनों के लिए हर बार नई मुसीबत लाएंगे, लेकिन नायरा के 21 साल के होने के साथ ही आप दोनों को 24 घंटे होने से पहले शादी करनी होगी। उसके बाद कोई भी शक्ति या कोई इंसान आपके बीच नहीं आ सकेगा, लेकिन उससे पहले आप दोनों को अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाना होगा। वो कैसे करना है ये बात रंजीत जी आपको बताएंगे। आप दोनों को एक फायदा भी है कि आप में से कोई एक भी इसे करेगा तो दोनों की शक्तियां बढ़ेगी क्योंकि आप दोनों की शक्ति एक है। कुणाल ने नायरा का हाथ पकड़ लिया। वो तो शादी के नाम सुनकर ही खुश हो गया था और नायरा तो बेचारी अपनी ही कश्मकश में उलझी पड़ी थी। कुणाल के हाथ का स्पर्श खुद के हाथ पर महसूस करते ही नायरा का ध्यान अपने हाथ पर गया और फिर कुणाल को घूरने लगी। आर्यन भी उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक डर भी था कि कहीं उनके साथ भी वो ना हो जो उनके और तारिणी के बीच हुआ था। उन्होंने तो अकेले अपनी आधी जिंदगी बिता ली, लेकिन अपनी बेटी को वो कैसे तड़पते हुए देख पाएंगे? कभी नहीं। उन्होंने मन ही मन ये दृढ़ संकल्प लिया कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। ये सोचकर अब उन्हें भी शांति मिली।